हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी बोर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 क्लास 12th इकोनॉमिक रिवीजन 1 है ना। इसमें आपका है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। ये क्वेश्चन आपके सीजी बोर्ड वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखेंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि एवं समष्टि, अब देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या होते हैं, दो भाग हैं। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होते हैं, अर्थशास्त्र के दो भाग हैं, लेकिन क्या है ये एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित नहीं है। ये क्या है, दूसरों में अंतर संबंधित है। देखो जैसे क्या होता है व्यष्टि में सभी व्यष्टि आर्थिक अध्ययन समष्टि आर्थिक चरों को अधिक अच्छे प्रकार समझाने में सहायता प्रदान करता है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन और प्रक्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े तत्वों के कारण होती है जो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए करों में वृद्धि समष्टि अर्थशास्त्र का निर्णय, लेकिन इन प्रत्येक पर बचत प्रभाव व्यष्टि विश्लेषण, इसके अलावा बचत का अर्थव्यवस्था पर विश्लेषण है ना। अब देखो जो आपके अर्थशास्त्र के टू पार्ट होते हैं व्यष्टि एवं समष्टि है ना। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, ये दोनों एक दूसरे क्या होता है परस्पर रिलेट नहीं होता है, अंतर संबंधित होते हैं ये एक दूसरे से। व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, निकट संबंध होता है इनके बीच, और व्यष्टि आर्थिक अध्ययन समष्टि आर्थिक चरों को क्या करते हैं, अच्छे प्रकार के समझने के लिए सहायता प्रदान करने में होते हैं। देखो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का है, व्यष्टि है ना, व्यष्टि में हम क्या करते हैं छोटी छोटी इकाइयाँ, और समष्टि में हम सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। अवसर लागत क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। अब देखो अवसर लागत क्या होता है, जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, हमारे सामने कोई टारगेट रहता है ना, वो हमारे लिए अवसर है, जैसे हम उसको पूरा कर एक हम मतलब हमारे सामने, तो वो क्या होता है, एक अवसर है हमारे लिए। अब देखो अवसर लागत क्या होता है, यहाँ आपके देखो ये जो लिखा हुआ है ना, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ। जैसे कि मान के चलिए एक इंसान है, उसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक ड्राइवर है, ठीक है, मतलब एक व्यक्ति है जिसको जो ड्राइवर का काम करता है, ठीक है, उसके पास दो ऑप्शन है कि वो एक जगह अगर वो नौकरी करेगा ड्राइवर की तो उसको 15,000 रुपये मिलेंगे और दूसरी जगह उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा, उन दोनों में से उसको जो सूटेबल लगेगा वो उसको चूज़ करेगा, और दोनों का टाइम भी एक रहेगा। इसमें देखो एक चीज़ याद रखोगे, टाइम भी एक रहेगा आपका है ना, और काम भी एक ही रहेगा। काम एक ही नहीं दे सकता, लेकिन टाइम एक ही रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, जो ड्राइवर है एक समय में एक ही जगह ड्राइवर वाला काम कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि एक समय वो दोनों जगह जाकर ड्राइवर वाला काम कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर क्या करेगा, वो दोनों में से जिस ऑप्शन को चूज़ करेगा, अभी जिसको कर रहे हैं फिर जिसको चूज़ करेगा, तो जो इसका त्याग करेगा वो क्या होता है, उसका अवसर लागत होता है। जिसका परित्याग करता है वो, और तो उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक शिक्षित व्यक्ति एमकॉम उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक बनकर 50,000 रुपये, पुस्तकों का लेखन कार्य करके 60,000 रुपये, एक अर्थशास्त्री बनकर 80,000 रुपये अर्जित कर सकता है। यदि वह अर्थशास्त्री बनना चाहता है तो उसे शिक्षक बनने का अवसर का परित्याग करना पड़ेगा, है ना। और यदि उसकी अवसर लागत 60,000 है, क्योंकि वह दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प उसके हाथ उपलब्ध, उदाहरण के लिए विद्यार्थी सीए के लिए बीकॉम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जिसके लिए एक चीज़ छोड़ेगा वो क्या हो जाएगा, उसका अवसर लागत हो जाएगा। फिर है आपका अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, सबसे पहला पारस्परिक आर्थिक प्रणाली। यह आर्थिक प्रणाली क्या होती है, आवश्यक विशेषताओं को बरकरार रखती है, जिसमें क्या होता है, श्रम की विभाजकता, विशेषज्ञता, विभाजन बहुत कम होता है। ऐसे जगह क्या होते हैं, ग्रामीण में समायोजन या विकासशील राष्ट्रों में पाई जाती है, जहाँ खेती होती है प्रमुख रूप से वहाँ पर। ठीक है,
फिर है आपका नियंत्रण आर्थिक प्रणाली। अब देखो, नियंत्रण या समाजवादी आर्थिक प्रणाली में सरकार के रूप में केंद्रीकृत प्राधिकरण है। ऐसे देश में अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। यह उत्पादन आवंटन एकनाथ निर्णय प्राधिकरण। अब देखो, नियंत्रण आर्थिक प्रणाली कहता है यहाँ पे सरकार निर्णय लेती है और वही क्या करती है, आवंटन करती है। फिर है आपका बाजार आर्थिक प्रणाली। बाजार आर्थिक प्रणाली या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप शामिल होते हैं और मुक्त बाजार के सिद्धांतों को शामिल करता है। संसाधनों पर नियंत्रण का एक अच्छा अभ्यास है। बाजार बल, मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, बाजार आर्थिक प्रणाली में यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत ही, जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप शामिल होता है। बहुत कम है ना, बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप शामिल होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और मुक्त बाजार के सिद्धांतों को भी क्या करते हैं, इसमें हम लोग शामिल करते हैं। संसाधनों पर नियंत्रण का एक अच्छा अभ्यास होता है यहाँ पर। फिर है आपका, देखो क्या लिखा है, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम और कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इन्वॉल्व्स वेरी लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस in incorporates the principle of the free market. This is a scant exercise of control over resources market forces regulate demand and supply. ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, आप देख लेंगे इस पॉइंट को। फिर है मिश्रित आर्थिक। अब देखो, मिश्रित आर्थिक प्रणाली क्या होती है, यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी चलती है। ना ही यहाँ पर समाजवाद होता है, ना ही यहाँ पर दोनों का मिक्स चलता है ना। ये क्या होता है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। इसमें क्या होता है, समाजवादी और मुक्त बाजार आर्थिक प्रणाली दोनों की विशेषताओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसे दोहरी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अधिकांश देशों में क्या होता है, दोनों सार्वजनिक सेवाओं के साथ साथ उद्योग अस्तित्व के साथ आर्थिक प्रणाली भी है ये। फिर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब देखो, अर्थव्यवस्था में हम उत्पादन किन के लिए करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए करते हैं, है ना। अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, क्या उत्पादन किया जाए, है ना, क्या उत्पन्न किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। प्रत्येक समाज को क्या होता है, यह निर्णय करता होता है कि हम क्या उत्पादन करेंगे और किसके लिए उत्पादन करेंगे, कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे, ये हमको क्या करना पड़ता है, निर्धारित करना पड़ता है। फिर वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब देखो, वस्तुओं को उत्पादन करने के कई तरीके, विभिन्न मतलब हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो क्या होता है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करते समय हम ये देखते हैं कि वस्तु सेवा में किस किस संसाधन के हमको कितनी मात्रा का उपयोग करना है। जैसे हमको अधिक श्रम का उपयोग करना है कि अधिक मशीनरी का उपयोग करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास उपलब्ध तकनीकों में से हम किस तकनीक को अपनाएंगे, इस चीज़ का क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर है आपका, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु में कितनी मात्रा किससे प्राप्त, वस्तुओं की मात्रा कितनी पैसे प्राप्त होगी। अर्थव्यवस्था के उत्पाद को व्यक्ति विशेष के बीच हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, और किसको अधिक मात्रा प्राप्त होगी, किसको कम। ये क्या होता है आपका, कि हम किसके लिए उत्पादन करेंगे, है ना। देखो, जैसे लिखा है व्हाट टू प्रोड्यूस, मैंने कहा जैसे बताया कि क्या उत्पादन करना है ना। ये प्रॉब्लम रहता है हमारे पास कि हमको क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। फिर सेकंड है आपका हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, कैसे करना है। हम लेबर का ज़्यादा यूज़ करेंगे या मशीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे या कौन सा टेक्निक का यूज़ करेंगे। फिर है आपका फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करेंगे हम, है ना। हम क्या करते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। हम किसके लिए उत्पादन करेंगे, किसके बीच मतलब किस टाइप का उत्पादन करेंगे कि अर्थव्यवस्था में हमको क्या हो सके, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से चल सके। फिर है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, सबसे फर्स्ट आपका है मीनिंग, है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के शुरू में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक विनियोजक, एक कर्मचारी, व्यापारी, है ना, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, पूरे समग्र का अध्ययन करते हैं, वृहत इकाई का, ठीक है। फिर है आपका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है, सर्वोत्तम आवंटन होता है संसाधनों का। और समष्टि अर्थशास्त्र का क्या होता है, संसाधनों के पूर्ण रोजगार एवं विकास से होता है। फिर है टूल्स, है ना, उपकरण। इट्स मीन्स टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, है ना। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र हैं इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति होते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, इसके मुख्य उपकरण भी होते हैं
बस मांग एवं समग्र की पूर्ति भी होती है। फिर है मुख्य समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या होती है? कीमत निर्धारण की होती है। और समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या होती है? आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन क्या होते हैं जो आपके थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं आपको उसको हिंदी में समझ के इंग्लिश में ही लिखना होता है। मैंने ये आपको नोट्स अवेलेबल कराने की दृष्टि से, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सको, इसके लिए मैंने वीडियो डाला है। तो आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके और आप भी क्या कर सको, अपने फैमिली वालों का नाम रोशन कर सको और अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सको, है ना। आप चाहते हैं ना कि 12th क्लास में आप अच्छे परसेंटेज से पास होंगे तो आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। धन्यवाद।